उसको उन्होंने देख लिया गवर्नर के साथ, जब जीप से जुलूस निकल रहा था तो उन्होंने ड्राइवर से बोल करके उसको रोका कि नहीं, 1 मिनट रुको। एंड देन ही जंप्ड आउट ऑफ द जीप, और साइड में जो लोग खड़े थे उसमें वो रिक्शे वाला खड़ा था। उसको पहचान के उसको गले से लगाया। वो मतलब ऐसा इंसिडेंट है कि उसी की वजह से इस देश का हॉकी जो है सब खराब हुई है। ऐसे आदमी जो उसमें पहुंच गए थे, जैसे नगर वाला, अश्वनी कुमार, जिम्मी नगर वाला इतना मेंटली डिस्टर्ब थे। तो मैं मॉर्निंग उनको वॉक करा के ले जाता था, तो मैं अक्सर कहता था कि आपने इतना सबके लिए किया तो आप क्यों परेशान हैं? भूल जाइए जो कुछ किया, जिसने गलत किया उसको छोड़ दीजिए, जाने उसको ऊपर वाले के सहारे छोड़ दीजिए, वो भी देखेगा उनको सब कुछ। आप क्यों परेशान हैं? कोई वजह बताइए। नहीं, कोई वजह नहीं बेटा, लेकिन अंदर ही अंदर वो उससे तकलीफ में था। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बाराबंकी के पुलिस लाइन चौराहे पर। पीछे हमारे ये नेशनल हीरो का स्टेचू लगा हुआ है। नेशनल हीरो यानी कि बाबू केडी सिंह। बाबू केडी सिंह का तो पूरी दुनिया में सम्मान है, पूरी दुनिया में उनके स्पोर्ट्स लवर हैं, लेकिन बाराबंकी में उनका ख़ास सम्मान इसलिए है कि बाबू साहब इस बाराबंकी के रहने वाले थे, यहाँ के निवासी थे, और ये नेशनल हीरो का आज जन्मदिन है। शताब्दी उन्होंने पूरी कर ली है। भारत को 2 ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाला ये नेशनल हीरो है। आइए हम दिखाते हैं कि क्या है इनकी पूरी कहानी। हम अभी चलेंगे, दिखाएंगे कि बाबू का वो ग्राउंड दिखाएंगे जहां बाबू ने अपनी ज़िंदगी की हॉकी की शुरुआत की थी, बचपन के दिनों में जहां वो हॉकी खेलते थे। हम बाबू साहब के घर भी चलेंगे, यहाँ पे उनकी कोठी है। उस ज़माने में उनकी कोठी हुआ करती थी, और वो आलीशान कोठी जिसका वो प्लेग्राउंड जहाँ पे बाबू हॉकी खेलने की शुरुआत जहाँ से उनकी हुई थी। तो और इस नेशनल हीरो के साथ कौन सी कॉन्स्पिरेसी की गई, जब वो 2 गोल्ड मेडल भारत को जिता चुके थे, तो तीसरा ओलंपिक था, कैसे उनके साथ षड्यंत्र किया गया, इस पूरे नेशनल हीरो की कहानी हम आपको दिखाएंगे इस एपिसोड में। तो अंत तक देखते रहिए द पॉलीग्राफ। नपूस ज़माने से क्या हमारी कहानी है, नपूस ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जी हाँ, बहुत से लोग जन्म लेते हैं अपने देश में और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जन्म लेकर अमर हो जाते हैं। ऐसे ही एक हिंदुस्तान के लाल रहे हैं कुंवर दिग्विजय सिंह, यानी बाबू साहब केडी सिंह बाबू। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। पूरी दुनिया में उनकी अपनी शिनाख्त रही है। पूरी दुनिया उनको जो है बहुत इज्जत से देखती है। और हॉकी के ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने चौंकाया है पूरी दुनिया को अपने खेल के जौहर से। लेकिन हम लोग, क्योंकि हम लोग बाराबंकी के रहने वाले हैं, इस वक्त हम लोग उनका जन्म शताब्दी मना रहे हैं। 100 साल उनको पूरे हो गए हैं। 1922 2 फरवरी 1922 को उनका जन्म हुआ था। हम लोग इस वक्त आए हैं उनके घर। ये देखिए, ये उनकी कोठी है जहाँ उनका जन्म हुआ था। बाल अवस्था में उन्होंने सबसे पहले हॉकी यहीं पकड़ी थी। इन्हीं मैदान में, घर के बाहर का जो मैदान था उसमें बाबू खेलते थे। आज उनके, क्योंकि उनका जन्मदिन है, उनके घर पे एक कार्यक्रम हो रहा है, तो हम वहाँ आए हैं। हम दिखाएंगे कि क्या क्या स्मृतियाँ इस घर से जुड़ी हैं बाबू की। ये बाबू की फ़ोटो है, उनके बचपन की, जन्म के समय की उनकी फ़ोटो है। बहुत ही मतलब रेयर आपको कहीं ये फ़ोटो देखने को मिल सकती है। ये वो स्मृतियां हैं, बाबू जब इंडियन हॉकी टीम से खेलते थे, ओलंपिक जीत के आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के साथ। बहुत सारी निशानियां उस वक्त की। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले बाबू के जो बड़े बेटे हैं, कमांडर साहब। ऐसी ऐतिहासिक जगह पे इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं जहां बाबू का जन्म हुआ था, बाबू साहब का। और उन्होंने मेरे ख्याल में सबसे पहले जो हॉकी पकड़ी होगी तो इसी मैदान में उसकी शुरुआत हुई होगी। लॉन में, ये लॉन है सामने, ये पहले थोड़ा और बड़ा था, ये किनारा जो है साइड से पक्का कर दिया। इसमें रोज हॉकी होती थी। बच्चे सब घर के,
स्वयं वो और इवन सर्वेंट्स दो चार जो थे। जी, तो ये जो ताड़ आप देख रहे हो पड़े, ये पुराने हैं, ये तो और बड़े ये थे, दिखाइएगा नए पीछे। हैं। तो इनकी डालें काट लेते थे अच्छा, और नौकर अपनी हॉकी स्टिक इससे बना लेते थे एक तरह शील करके। जी जी। तो इस लॉन के ऊपर रोज हॉकी होती थी अच्छा, और वो कच्चे वाला पोर्शन जो था, जी, उस पोर्शन के ऊपर क्रिकेट होता था। अच्छा, टेनिस की बॉल से जी, बच्चे लोग सब इकट्ठा होते थे। हमारे फादर भी उसी में खेला करते थे। अच्छा, बच्चों के साथ मतलब बहुत ज़्यादा लाड़ दुलार था उनको बच्चों से, और बहुत केयरिंग थे, और हर बच्चे को इतना ही प्यार करते थे जितना शायद हमको करते थे। जॉइंट परिवार था, तो जॉइंट परिवार के कुछ बहुत खूबियाँ हैं। हमारे सबसे बड़े जो ताऊ जी थे, वो जब यहाँ पर आके इस बंगले में बैठा करते थे शाम के वक्त, तो उनकी सीट पर, उनके सामने जो कुर्सी है जहाँ फ़ोटो लगी है फादर की, उस जगह उनकी इजी चेयर थी और सामने एक टेबल थी। उस किनारे किनारे सब बैठते थे। जो उनसे सगे छोटे भाई थे या कोई भी सगा भाई या कोई भी आने वाला उनकी कुर्सी पर बैठता नहीं था। ये हम लोगों ने बचपने से देखा। और उनका हुक्म पत्थर की लकीर थी। जो उनके नेक्स्ट थे भाई, हमारे कुंवर भूपेंद्र सिंह जी, ये वॉज ए लीडिंग लॉयर यहाँ पर, और टेनिस की बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, और हॉकी भी खेले थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से हॉकी वो भी खेले थे। हॉकी तो पांचों भाई खेले थे। अच्छा, हाँ, एक सबसे बड़े को छोड़ करके, क्योंकि वो जिस वक्त हमारे ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी, ही वॉज द एल्डेस्ट। तो उन्हीं ने एक तरह से परिवार की पूरी परवरिश की। ये सारा सौभाग्य हम लोगों को जो मिला, उनका लाड़ दुलार प्यार मिला, अपनत्व तो मिला, तो ये जॉइंट परिवार की देन थी। सर जिस लॉन में बाबू हॉकी खेलते हैं हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे चलेंगे, वहीं पे बात करेंगे। हाँ चलिए चलिए। तो हमारी कमांडर साहब से बात हो रही। कमांडर मतलब कमांड रखने वाला। इस वक्त पूरे इस कोठी पे आपका ही कमांड है। सारी जो उनकी स्मृतियां हैं उस पर भी आपने सहेज के संभाल के रखा हुआ है। तो इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत संभाल के रखा है। और हम लोगों को भी बचपने से हॉकी का लगाव उन्हीं की वजह से हुआ। हमारे सब भाई खेलते थे। 2-3 भाई तो हमारे यूनिवर्सिटी तक लेवल तक खेले हैं। एक हमारे भाई कंबाइन यूनिवर्सिटी से अगेंस्ट जर्मनी वगैरह भी खेले हैं, इंटरनेशनल मतलब। तो सर हम लोग अभी कर रहे थे बाबू की, जो उनके सारे 6 भाई तो थे। सब उन्हीं के ट्रेनी थे सारे बच्चे। तो सबसे बड़े का तो इशू नहीं था कोई। अच्छा, बाकी सब भाई लोग जितने हैं, सब बच्चे उनको लेके यहीं पर सबको सिखाते थे, बताते थे कैसे खेलना है। और वो तो खैर हर खेल इतना अच्छा खेलते थे, इंक्लूडिंग इंडोर गेम्स, यहाँ तक कि कैरम में उनको इतनी वो हासिल थी कि 3 चांस में वो दे देते थे, सारे गोटे कर देते थे, नील गेम कर देते थे। अरे वाह। और कैसी उनकी प्लानिंग होती है तो मुझे आज भी, हम उनके साथ बहुत खेले हैं। हमारे इसी हॉल है हमारा जो ड्राइंग हॉल, तो दोपहर में कैरम बोर्ड था बड़ा, उसके ऊपर हम लोग खेला करते थे। तो हम भी ठीक ठाक खेलने लगे थे, उनके देखा देखी अच्छा खासा खेलते थे। लेकिन 3 चांस में वो पूरा गेम। देखिए बाबू के बारे में मशहूर था कि थे तो वो हॉकी के प्लेयर, लेकिन उनको सारे गेम्स में कमांड हासिल थी। इवन क्रिकेट भी वो इतना अच्छा खेलते थे कि वो शीश महल ट्रॉफी उस वक्त की सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता था, उसमें भी उनकी 3 सेंचुरी हैं। मैं उनके साथ शीश महल टूर्नामेंट कई साल खेला, 3 साल, शायद 3 या 4 साल। उनकी 3 सेंचुरीज थी, और 1 सेंचुरी उनकी थी 149 अगेंस्ट इलाहाबाद, जिसमें 8 या 9 रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी खेल रहे थे। उनके नाम भी मुझे याद, क्योंकि मैं उस वक्त खेल रहा था। ये 61-62 वगैरह की बात है। अच्छा, बाबू की क्या एज रही होगी तो? ये 40 मस्त- क्रॉस करेगा। हाँ 48 कब करीब। सेंचुरी उन्होंने बनाई? हाँ 46-47 साल की उम्र में उन्होंने, आनंद शुक्ला अपने टॉप पर थे उस वक्त, टेस्ट लाइनअप में लगे थे। इनके ऊपर उन्होंने 149 रन किए थे विद 2 ह्यूज सिक्सेस। उनको कोई बीट नहीं कर पाता था। वो बल्ला तो उनके लिए बहुत चौड़ा था,
वो जब नेट्स पे आते थे बच्चों को, जब ट्रेनिंग को कहीं भी मतलब अपने टाइम से कहीं भी कभी पहुंच सकते थे। स्विमिंग पूल में अगर स्विमिंग शाम को हो रही, कोचिंग हो रही है, तो सब लोग ये समझते थे कोच है, लाइफ सेवर है, सब ऑन ड्यूटी बहुत अलर्ट रहते थे कब बाबू साहब आ जाएंगे। क्योंकि खेल और खेल के पीछे वो पूरा दिन भर पूरा समय अपना देते थे और ग्राउंड पे ज़्यादा देते थे। जब ऑफिशियल वर्क में कुछ थोड़ा सा रह जाए तो उसको अपने साथ फाइलें ले आते थे और रात सुबह 4 बजे के करीब सो के जब उठते थे तो 1 घंटा सब बैठ के फाइलें अपनी सब देख करके करते थे। उसके बाद चाय वाय पीने के बाद तैयार होते थे, हम लोगों को भी स्टेडियम भेज देते थे और उसके बाद फिर अपनी कोचिंग असाइनमेंट भी चले जाते थे वही 6 बजे के करीब। और जाड़े के दिनों में, गर्मी के दिनों में 5 बजे निकल लेते थे। सर फ्लैशबैक की बात हो रही है तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि बाबू को जो है हॉकी से मतलब किससे इंस्पायर्ड थे, उनकी शुरुआत कैसे हुई थी? हमारे जो एक ताऊजी थे मोहन अंकल हमारे, वो और राजा अंकल और हमारे फादर, तीनों आदमी यूपी से कई साल खेले। और इंस्पायर्ड तो खैर हम क्या कहें, उनकी अपनी स्वयं की हम ये कहेंगे कि भगवान की देन थी। अंदर से उनके एक कुछ खुद बनने की जब ख्वाहिश थी तभी वो इतना कर पाए। जो आदमी, आप किसी को चाहे जितना भी टैलेंट हो, अगर वो हार्ड वर्किंग नहीं है, अगर वो मेहनत नहीं कर सकता है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो उस जमाने में मतलब खेल को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, तो घर में कब घर वालों को लगा कि बाबू इसके हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर बन जाए और एज ए करियर कब से? वो स्कूल डेज से, शुरू से। इवन कानकुब्ज कॉलेज में क्लास के बीच में जब क्लासेस कोई खाली हो तो हॉकी स्टिक लेकर के वहाँ के वरांडे में अपने हॉस्टल में वो सब दीवार से लड़ा करके गेंद खेला करते थे और टाइपिंग करते रहते थे। बाराबंकी की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं वहाँ की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी गवर्नमेंट कॉलेज में थे तो गवर्नमेंट कॉलेज में यही करते थे। अच्छा। जब क्लास खाली है तो हॉकी स्टिक वगैरह सब उनके साथ रहते। एक किस्सा हम लोगों ने सुना था कि वो उनके कोई फ्रेंड थे, कोई आरिफ साहब नाम था, वो साइकिल से जाते थे और बाबू साहब पैदल यहाँ से देवा तक ड्रिबलिंग करके। हाँ, ड्रिबल करके जाते थे, देवा जाते थे। ये रेठ नदी जो है लखनऊ रोड पर, ये वहाँ तक ड्रिबल करके टाइपिंग करते हुए, रनिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए जाते थे और लौट के जब आते थे तब पुलिस लाइन के ग्राउंड पर पहुँचते थे। तब लोग इकट्ठे होना शुरू होते थे क्योंकि वो 4:30 बजे घर से निकल जाते थे और 5:30 1 घंटे 1.5 घंटे की अपनी प्रैक्टिस करके जब पहुँचते थे तब लोग इकट्ठे होते थे। फिर वहाँ पर कस के हॉकी मतलब गेम होता था और प्रैक्टिस होती थी हॉकी की। हमारे साथ सलाउद्दीन साहब भी मौजूद हैं। सर आपसे बहुत बड़े हॉकी के खुद भी ये बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। बहुत बड़े नहीं रहे हैं लेकिन खेले हैं, हॉकी खेले हैं। सलाउद्दीन साहब ये बताइए कि कहते हैं उस टाइम जब बाबू साहब प्रैक्टिस करते थे कोई कुद्दूस फैमिली थे, उसके 10-11 भाई थे उनके साथ? यहीं रहते थे, 10 एक कहीं बाहर के रहने वाले थे, वो लोग 10 भाई थे। वो यहीं जो नगर पालिका वाली ग्राउंड है इस पे हॉकी होती थी। वो लोग 10 भाई आ जाते थे, एक तरफ हो जाते थे। हाँ साहब फैमिली ये लोग आ जाते थे और इस यहाँ के 5 लोग, फिर दूसरे को बुलाने की जरूरत ही नहीं होती। 2 टीमें ऐसे ही हो जाती थी, दोनों टीमें बन जाती थी। और उस वक्त हॉकी का जुनून था, हॉकी फैशन थी। हॉकी को उस ज़माने में एज ए प्रोफेशन नहीं लेते थे लोग, पैसा नहीं, हो जो सिर्फ शौक में खेलते थे। उस वक्त पैसा किसी खेल में नहीं था, क्रिकेट में भी नहीं था। जैसा आज क्रिकेट में पैसा है इस तरह का पैसा पहले भी क्रिकेट में नहीं था। हमने सलीम दुरानी साहब के बारे में सुना है और तमाम खिलाड़ियों में कि वो हमने देखा है पैसा नहीं था, वो लोग मुफलिसी की हालत में रहे वो लोग। सब कहते हैं कि क्रिकेट से ज्यादा लोगों की दीवानगी हॉकी को लेकर। उस वक्त फैशन था हॉकी। हॉकी पूरे दुनिया में बहुत पसंद की जाती थी, हिंदुस्तान में ख़ास तौर से बहुत पसंद की जाती थी। और हॉकी मेन जो है वो एक साहब थे बाराबंकी के, जो हमने बाबू साहब के मुंह से उस चीज़ को सुना। एक असद साहब थे जो आईपी थे इंडियन पुलिस सर्विसेज में, वो कलकत्ता ट्रेनिंग के लिए गए थे और वहाँ से वो हॉकी वहाँ हो रही थी। कलकत्ता में अंग्रेज़ थे, वहाँ हॉकी हो रही थी, वहाँ से वो हॉकी लाए। जब लखनऊ ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आए, पुलिस लाइन लखनऊ में रहे, तो पुलिस लाइन लखनऊ में उन्होंने हॉकी शुरू कराई। हॉकी स्टिक वहाँ से ले करके आए और कॉल्विन कॉलेज बगल में था। पुलिस से हॉकी कॉल्विन कॉलेज में ट्रांसफ़र हुई, वहीं से पॉपुलर होना शुरू हुई हॉकी शुरुआती दौर में। अच्छा सर, बाबू जो है सबसे पहले कब पॉपुलर हो गए जब लगा कि पूरे धूम मच जाएगी उनके नाम की? वही उम्र रही होगी उनकी कि 15-16 साल की।
जिस वक्त वो एलवाईए से सब खेलना शुरू किया था उन्होंने लखनऊ में, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी से खेलना शुरू किया उन्होंने। और मेन एलवाईए बीवाईए था। एलवाईए के मेंबर थे, एलवाईए से ही ज़्यादातर खेले। एक बार शायद उन्होंने चेंज किया था साल भर के लिए कुछ, वो बीवाईए में खेले थे वो 48 में, उससे पहले की बात है, 47 की बात। 47 में उन्होंने चेंज किया सिर्फ कुछ दिनों के लिए। नेशनल टीम में एंट्री कब होती है बाबू की? 45 पहला टूर जो उन्होंने किया है इंडिया टीम से वो अफगानिस्तान का किया है, काबुल का। मुझे इसलिए याद है, तब मेरा जन्म भी हुआ है शुरू के महीनों में 45 मार्च में। अब वो उधर की बात है, थोड़ा बाद की 4-6 महीने 6-8 महीने के रहे होंगे जब वो काबुल से हमारे लिए एक पियानो लाए थे, वुडन पियानो, जिसमें इतना बड़ा पियानो था जिसके अंदर एक 8-10 कॉर्ड्स थी। तो हम लोग उसको बचपने में दबा दबा बजाया कर, तो बहुत साल रहा हमारे पास। तो मुझे इसलिए याद है कि 45 में पहला टूर किया, 46 में सिलोन श्रीलंका का किया टूर इंडिया टीम से, फिर 47 में ईस्ट अफ्रीका गए हैं ध्यानचंद जी के साथ में। ध्यानचंद जी उस वक्त उन्हीं के कप्तानी में गए थे, लेकिन ध्यानचंद जी उस वक्त थोड़ा अपने उस पर थे, एज के हिसाब से डाउनफॉल शुरू हो गया था। और फादर हमारे उस वक्त अपर थे। तो 48 जब पहला ओलंपिक होता है और बाबू उसमें सेलेक्ट होते हैं, वो कहा तो जा रहा था कि उनको कैप्टन बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने खुद ही उस रिफ्यूज किया किशन लाल जी को, क्योंकि किशन लाल जी उनसे एज में और खेल में भी खिलाड़ी है, सीनियर थे, 4-5 साल उम्र में बड़े थे। तो उन्होंने खुद स्वयं किशन लाल जी के लिए रिकमेंड किया कि हम नहीं बनेंगे कप्तान। किशन लाल जी हमारे सीनियर हैं, किसी सीनियर का हमारे अंडर में जो अच्छा खिलाड़ी है वो खेलना ठीक नहीं है। उनकी मतलब सोच मतलब इस कदर ऐसी थी कि सेल्फलेस थे इंसान, वो किसी के लिए क्या कर दें, किसी के लिए, गरीब के लिए, किसी खिलाड़ी के लिए, मतलब जहाँ तक वो कह सकते थे कर सकते थे, अपने पास से कर सकते थे। 48 पहला ओलंपिक जब जीतते हैं, गोल्ड मिलता है भारत को, आप एकदम छोटे थे, कुछ याद है? मैं बहुत छोटा था उस वक्त, तो मैं अपने ताऊजी अंकल वगैरह के साथ लखनऊ गया था उनकी गाड़ी से, कन्वर्टेबल फोर्ड गाड़ी थी। तो उनके साथ में गया था 4 बजे स्टेशन पर उनको रिसीव करने के लिए। इतना ध्यान याद है मुझे, उनके साथ गया था और लौट के आया था। तो भीड़ थी खूब? बाकी क्या, हाँ भीड़ थी, और यहाँ आते यहाँ के बहुत भीड़ थी, लेकिन 52 का तो मुझे बहुत अच्छा याद है। तो सर 52 की बातें हम कर रहे थे जी। तो 52 में जब वो आए हैं तो यहाँ पर बहुत हुजूम था। सर पहले उत्सुकता हो रही, सूचना कैसे मिली थी यहाँ पे कि भारतीय टीम जीती? रेडियो से? नहीं, और तो रेडियो से मिलती थी, कमेंट्री तो सुनते ही थे हम लोग। हाँ हाँ, हम लोग टेनिस की कमेंट्री, हॉकी कमेंट्री सब सुनते थे। फाइनल के बारे में सर बताइए, जब फाइनल चल रहा था क्या याद है आपको? अब वो कमेंट्री का तो नहीं याद है मुझे, लेकिन इतना मुझे याद है कि जब हम गए थे वहाँ पर लेने के लिए फिर उनको अपने ताऊजी वगैरह के साथ, तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ आए हैं तो गवर्नर आए थे यहाँ पर, डीएम, गवर्नर, एसपी, ये सब यहाँ पर इकट्ठा थे। और एक हमारे फादर के दोस्त थे शुक्ला जी, लहीम शाहीम थे बहुत, और आर्टिस्ट थे, बाद में आगरा यूनिवर्सिटी में वहाँ से रिटायर हुए थे। कॉल्विन में हमारे पढ़ाते थे, जहाँ हम पढ़े हैं कॉल्विन में भी वही टीचर थे। तो उस ज़माने में ही वॉज वेरी हेफ्टी, 6 फीट 4 इंच करीब हाइट थी और बहुत तो थे। तो उन्होंने अपने कंधे पे फादर को बिठा, उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, कंधे पे बिठा के वो यहाँ से जो वो निकला था जुलूस, फिर यहाँ पर वो जीप जो खड़ी थी उस पर गवर्नर आगे बैठे हुए थे और पीछे डीएम, एसपी थे और ड्राइवर जो भी था। तो उसमें वो जीप में पीछे खड़े होके ऐसे पकड़ के पूरे शहर का राउंड लगा था, 1000 आदमी। उसी जब ये जुलूस चला था तो उनको कहीं पर एक वो जो रिक्शे वाली की कहानी आपने शायद सुनी हो कि वो हमारे फादर को ग्राउंड में उस वक्त गोल पोस्ट वो सब नहीं थे, न यहाँ थे न वहाँ, तो वो रिक्शे पे ईंटें लाद कर ला करके गोल पोस्ट से बनाया जाता था। और वो हमेशा मौजूद रहता था। हमारे फादर पता नहीं क्यों मानता था, बहुत हॉकी का शौकीन था।
उसको उन्होंने देख लिया गवर्नर के साथ जब जीप से जुलूस निकल रहा था, तो उन्होंने ड्राइवर से बोल करके उसको रोका कि नहीं, 1 मिनट रुको। एंड देन ही जम्प्ड आउट ऑफ द जीप, और साइड में जो लोग खड़े थे उसमें वो रिक्शे वाला खड़ा था। उसको पहचान के उसको गले से लगाया। वो एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि मतलब उनकी शख्सियत को दर्शाता है कि वो कितने बड़े दिल के थे। कितने बड़े दिल थे। मतलब आप स्टार हो जाने के बाद लोग दोस्तों को नहीं पहचानते। अरे कोई नहीं, कोई लिफ्ट नहीं देना पसंद करता, दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। ही वॉज ए परफेक्ट ह्यूमैनिटेरियन, इतना ज़्यादा अच्छा इंसान। हाँ, इसलिए नहीं कहना कि मेरे पिताजी थे, लेकिन ज़िंदगी भर मैंने सब चीज़ें देखी हैं। आप इस वक्त अपने पिताजी के साथ साथ एक नेशनल हीरो की बात कर रहे हैं, इसलिए वो आप बता रहे हैं। इसलिए बता रहा हूँ। और जो उनकी शख्सियत थी वो ऐसा कंप्लीट शख्सियत न पहले कभी हमने देखी थी, न बाद में देखी, न आज तक अभी तक देखी। उनको कौन सी चीज़ ऐसी थी, कहाँ से कितना समय हर चीज़ के लिए निकाल लेते थे। टेनिस भी खेलते थे, 8 साल टेनिस चैंपियन थे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के। हाँ हाँ, फुटबॉल स्टेट लेवल में दोनों पैर चलते थे उसमें भी। हाँ, और बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते थे, स्पेशली डबल्स, दिमाग वाला बहुत अच्छा खेलते थे। और बाराबंकी से ही, यहाँ से फिर लखनऊ में स्टेडियम में आ जाते थे खेलने के लिए, हम लोगों के साथ भी खेलते थे। तो मुझे भी शौक था, सारे खेलों में लगा रहता, तो मैं भी उन्हीं के साथ साथ। तो सर ये बताइए, उस ज़माने में मतलब वो इतना बिजी रहते थे, तो कुछ अपनी मदर से जुड़ी हुई बातें भी थोड़ा सा हम लोगों से शेयर करिए। मेरी मदर वाज ए परफेक्ट हाउसवाइफ। वो सीधी सादी लेडी जैसे पहले हुआ करती थी, बहुत अच्छे परिवार से। हमारे नाना जो थे एक्स MLA थे कांग्रेस के, कहाँ के थे? ठाकुर मानिक सिंह साहब, ये बुलंदशहर बिलोंग करते थे। और माता जी का नाम? हमारी माता जी का नाम था दयावती सिंह। तो सर वो जाती थी टूर पे कभी बाबू साहब के साथ? शायद एक आध बार गई होंगी। तब ज़्यादा कल्चर नहीं था, बाहर नहीं जाती थी, बाहर जाने को कोई कल्चर नहीं था। सर एक चीज़ और बताइए कि आजकल प्लेयर जैसे ही थोड़ा सा बड़े लेवल पे जाते हैं, डोमेस्टिक स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं खेलना, और बाबू साहब नेशनल टीम के कोच, और उसके बाद जो है LU के भी कोच, UP टीम के भी कोच। अरे वो उन्होंने कोचिंग देखिए, पूरी इंडियन एयरलाइंस की टीम जो थी यहाँ पर महीना भर के लिए सम्मिल होती थी, पूरी कोचिंग वही करते थे। उसमें बड़े अच्छे अच्छे लड़के निकले थे, और सब हॉस्टल की देन थी। जो हमारे फादर ने हॉस्टल खोला, जो स्पोर्ट्स कॉलेज बाद में उसके खोला, ये हॉस्टल से 60s में खोला था। तो इसकी वजह से, हॉस्टल की वजह से, इस जितना भी वो है आपका कंट्री में जितने भी हॉस्टल्स हैं, हरियाणा, पंजाब, सब जगह उन्होंने सब हॉस्टल्स जो हैं उसी लेवल के ऊपर, उसी के एग्जाम्पल पे उन्होंने भी खोले हैं। सर 2 ओलंपिक, एक तो उन्होंने जिताया और दूसरा में कैप्टन जीते। उसके बाद वो कभी बाराबंकी को नहीं बोले, यहाँ के GIC ग्राउंड पे उसके बाद भी आते रहे? कभी भी नहीं। यहीं पर तो मैंने उनसे खुद शील्ड ली है क्रिकेट मैच टूर्नामेंट में, फाइनल में मेरे पास फोटोग्राफ है उसकी। तब यहाँ के राजीव चौधरी थे। जी। हाँ, तो राजीव चौधरी हमारे फैमिली फ्रेंड थे। जी। तो उनके फादर, वो सब हमारे फादर वगैरह फैमिली फ्रेंड्स थे सब। तो उस मैच में जब हमने वो शील्ड उनके हाथ से ली, तो राजीव ने फ़ोटो खींच करके खिंचवा के वो हमको भेजी थी लखनऊ, आज भी है मेरे पास। तो हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज आते थे, जो लोग उनके दोस्त पुराने रह गए थे, सब के घर, मुश्शू मियाँ ख़ास तौर से जो दिवा में रेस्टोरेंट लगाते थे, मुश्शू मियाँ, उनके वहाँ जाके घर पर मिलने जाना। एक ध्यानचंद के नाम से एक और थे जिनकी शॉप हुआ करती थी, अच्छी ड्रिबलिंग करते थे, फादर जूनियर थे थोड़े, लेकिन साथ खेले हैं फादर के। तो उनसे मिलने जाते थे फादर। और बहुत से मतलब जितने बाराबंकी के खास लोग थे, अमजाद चचा जो थे ना यहाँ पर। जी। हाँ। सर एक हमेशा जो स्टार रहता था उससे जलने वाले भी लोग रहते थे। कहा जाता है कि बाबू साहब के साथ भी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी थी, भारतीय टीम से अलविदा कह दी। बहुत वो मतलब ऐसा इंसिडेंट है कि उसी की वजह से इस देश का हॉकी जो है सब खराब हुई है। ऐसे आदमी जो उसमें पहुंच गए थे, जैसे नगरवाला, अश्वनी कुमार, जिमी नगरवाला, अश्वनी कुमार, जिनसे हॉकी से कोई ताल्लुक नहीं था।
और ये सब लोगों ने पार्टी पॉलिटिक्स, अपने आदमी इतने यहाँ से रखो, इतने वहाँ से रखो, कभी फेयर सिलेक्शन नहीं, कभी कुछ। हमारे फादर जैसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जब इनके अंदर में कोचिंग में जब भी कुछ देते तो वो कहते टीम की सिलेक्शन मैं करूँगा, आप लोगों के कहने से नहीं। अगर करना हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं, आई रिफ्यूज़। सर कहते हैं कि बाबू इतने ज़्यादा सेंसिटिव थे, इमोशनल थे और हॉकी का पतन वो देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने जब इस दुनिया को अलविदा किया तो उसके पीछे एक यही कारण था। मेन कारण तो यही था। मेन कारण जब 7 गोल से ये लोग हारे हैं मॉन्ट्रियल में 76 में, उसके बाद ही से उनकी ज़्यादा तबीयत गड़बड़ हुई, उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। वो नर्वस ब्रेक इतना एक्यूट था कि बाद में तो मतलब वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो शख्सियत नहीं है, इतना मेंटली डिस्टर्ब थे। तो मैं मॉर्निंग उनको वॉक करा के ले जाता था, तो मैं अक्सर कहता था कि आपने इतना सबके लिए किया तो आप क्यों परेशान हैं? भूल जाइए जो कुछ किया, जिसने गलत किया उसको छोड़ दीजिए, जाने उसको ऊपर वाले के सहारे छोड़ दीजिए, वो अपने देखेगा उनको सब कुछ। तो आप क्यों परेशान हैं? कोई वजह बताइए। नहीं, कोई वजह नहीं बता, लेकिन अंदर ही अंदर वो उससे तकलीफ में थे। और बात तो ये हो गया था कि उनको ये था, यहाँ तक ये हो गया था कि वो लगता है जैसे लेटे हैं कमरे में, जो पंखा अगर लगा है नहीं लग रहा है, एकदम चौंक जाते हैं कि पंखा गिर गया। डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन। हॉकी के पतन की वजह से 7 गोल की जो हारी है वहाँ 7 गोल से ऑस्ट्रेलिया से मॉन्ट्रियल में, तो उसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत दुखी हुए थे। सर जब ये दुखद घटना हुई तब कहाँ थे आप? मैं लखनऊ में था, सेम घर में था। एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारे ब्रदर वो भी हॉकी खिलाड़ी थे, कजिन सगी बुआ के बेटे। तो एक दिन वो पॉलिटेक्निक के कुछ लड़के वड़के थे वहाँ पर महानगर में, जो पीछे उसे वाले में उतना वो नहीं थे मकानात वगैरह, खेत तो ये सब था। तो वहाँ रात में कुछ पी करके बलवा किया था। तो हमारे भाई जो हैं वो बोले कि हम इधर ड्राइंग रूम साइड पे, हम पीछे हमारे पास सब भी अपने वो शिकार विकार बहुत था, तो गन्ना हम लोग पाल भी देती थी। उन्होंने एक अपने 12 बोर रख लिए अपने पास, और तक एक नीचे कारतूस रख लिए कि हम यहाँ सोएंगे, अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है तो कम से कम सेफगार्ड सेफ्टी तो रहेगी परिवार की। रात में नींद तो इनको बहुत कम आती थी। सवेरे 4 बजे के करीब, 4 बजे के करीब ये उठे और एकदम से अपने कमरे से निकले। बीच में छोटा सा आंगन था, क्रॉस करके ड्राइंग रूम वाले जहाँ बब्बू दादा हमारे सो रहे थे, तो वहाँ पहुँचे। कहने का दिमाग में बहुत परेशानी है बब्बू, कैन यू गिव मी अ कप ऑफ टी? बना सकते हो? ऐसे ही। और जी हाँ, अभी लाता हूँ। उठे कर बाहर भी गए, वो उधर गए और ये बिस्तर पर लेट गए। उसी बेड पर लेट गए, ये इंतज़ार करने लगे। तो इनका हाथ, शिकारी आदमी, इनका हाथ जो कालीन के साइड में जो गन रखी थी नीचे कालीन की जगह, उस पर हाथ पड़ गया। तो उन्होंने टटोला। दिमाग ने कहा, परेशान तो बहुत ही थे, दिमाग ने कहा कि कार्टेज भी रखे होंगे जब बंदूक रखे, तकिया वकिया नीचे देखा, वो कारतूस रखे हुए थे, वो लगाया। उसी लम्हे में, उसी परेशानी में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उससे ज़्यादा तकलीफ दे कोई चीज़ नहीं थी। आज भी जब सोचते हैं तो 43-44 साल हो गया, बड़ी तकलीफ होती है बहुत। सर आपसे बहुत उनको उम्मीदें थी, आपने स्पोर्ट्स कौन सा चुना था? हम इसेंशियली हॉकी खिलाड़ी थे और एक इंटरवर्सिटी भी गए हम। लेकिन हमारे इंटरमीडिएट में ट्रिपल जंप में हमारे कॉल्विन कॉलेज में हमें पढ़ता था, तो स्पोर्ट्स डेज में चैम्पियनशिप में एक इवेंट बाकी था, लड़के पीछे पड़ गए कि ये कर लेंगे तो हाउस हमारा चैम्पियन हो जाएगा, तो ये आप करिए। हमने कहा हमारा ये इवेंट नहीं है, ट्रिपल जंप हमने कभी नहीं किया है। उनके इंसिस्टेंस के ऊपर उन्होंने कहा भाई तुम लोग इतना पीछे पड़े हो, चलो ट्राई कर लेते हैं। तो मैं एक बार गया वहाँ पेट से पास से जो पड़ रहा था, 25 कदम मैंने दौड़, आज भी मुझे याद है, दौड़ के मैं गया वहाँ, मैंने निशान लगाया, दौड़ के आया तो मेरा पैर सही जगह पड़ा। टैलेंट तो हर चीज़ के लिए थी, भगवान की देन थी। पहले ही हमने कहा रेडी। तो फर्स्ट लीप में उन्होंने कहा आप अगर एक क्रॉस कर जाओगे तो चैम्पियन हमारा हाउस हो जाएगा, और हो सकता है आप चैम्पियन एथलीट भी हो जाओ, क्योंकि हमारे थ्रो सब होते थे।
जेवलिन, शॉट पुट, हैमर, ये सब। मैं एथलेटिक्स एंड हॉकी दोनों कैप्टन था कॉलेज में अपने। फुल कलर होल्डर था वहाँ पर, बहुत रेयर था ऑलराउंड स्पोर्ट्समैन को किसी को मिलता था। तो ज़्यादा लीप लेने के चक्कर में बॉडी थोड़ा सा ट्विस्ट हो गई ज़्यादा, तो पैर तिरछा पड़ गया उसके ऊपर हार्डर साइड पिच पर। ये पैर बॉडी वेट पड़ गया, खड़ाक से आवाज़ हुई और इस एंगल पे मेरा बायां घुटना हो गया। एंड दैट वाज दी मतलब सच ए सीवियर इंजरी कि जिसके बाद 6 महीने तक मैं चल नहीं पाया। फिर मिनी गोयल ने हमारा इलाज किया, उस ज़माने में ऑपरेशन ये सब कुछ थे नहीं, तो एक्सरसाइजेज, मसल्स टोनिंग अप, ये सब वेट उठाना है, उसी के सारे फिर मैं खेला। लेकिन फिर यूनिवर्सिटी कैप्टन रहा, मैंने फिर हॉकी छोड़ करके क्रिकेट में स्विच ओवर कर दिया। क्रिकेट भी खेलता था मैं कॉलेज टीम से अपनी क्लास। शीश महल भी खेले हैं। मैं शीश महल खेला हूँ करीब 17-18 साल। 12 साल तो मैं खेला एज ए शीश महल का मेंबर था, होस्ट क्लब का। ऑल इंडिया शीश महल अगेंस्ट जयसिम्हा फारूक इंडिया ने मैंने 19 ओवर किए थे, मीडियम फास्ट बॉलिंग करता था मैं, आउट स्विंगर्स विद इन कटर्स। और मैं 2 साल कैंप में भी रहा, पृथ्वीराज साहब कोच थे हमारे देहरादून, 21-21 दिन के। तो ये आप नेशनल हीरो की कहानी सुन रहे थे और उनके सबसे करीबी इंसान से, कमांडर दादा से आप ये पूरी स्टोरी आपने सुनी। इस दौरान मैं शरीक गुफ्तगू था आपका दोस्त परवेज़ अहमद। देखते रहिए द पॉलीग्राफ।